दोस्तों आज की कहानी रिवेंज पे बेस्ड है, बट इसमें बहुत प्यारा सा लव स्टोरी भी है। किसी का प्यार छूटा भी है तो किसी को उसका प्यार मिला भी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे सिर्फ एक गलती की वजह से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो कहानी पूरा देखिएगा और एंड में आप मुझे बताइएगा कि आपको किसकी गलती लगी। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं प्रेम गुरुंग जी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट वीडियो में सुपर थैंक्स करके अपना सपोर्ट दिखाया था। मुझे मोरली बहुत सपोर्ट मिला इससे, क्योंकि मेरे वीडियोस पे अभी कुछ भी अर्निंग्स नहीं हो रही है तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, पर आपका सपोर्ट ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरोइन को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ थी और उसके फ्रेंड का हस्बैंड उसको चीट करा था, जो कि दोनों अपने आंखों से देख रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर दी। वो जानना चाहती थी अपने पति को मारने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, पर उस टाइम पे उसकी फ्रेंड यानी कि हमारी हीरोइन उसको रोकती है, क्योंकि उसका खुद का पति उसको 6 महीनों से चीट कर रहा है। पर अभी तक वो तो डिवोर्स नहीं ली, बस वेट कर रही है कोई खास टाइम का। वैसे उस टाइम पे वो रिकॉर्ड भी कर रही थी उसके फ्रेंड के हस्बैंड का अफेयर, बट इस टाइम पे हमें उसका भी कहानी पता चलता है। तो उसका एक छोटा सा फैमिली था, वो उसका हस्बैंड और उसका बच्चा। उसका हस्बैंड काम करता था और वो हाउसवाइफ थी। 10 साल हो गया था उनकी शादी को। ऐसे तो देख के सबको सही लग रहा था फैमिली में, पर शायद ऐसा था नहीं। एक दिन उसको अपने हस्बैंड के कपड़ा में एक बैंडेड दिखता है, जो उसका तो डेफिनेटली नहीं था, और ये भी पता चल रहा था कि किसी लड़की का हो सकता है। तो वो चेक करना शुरू करती है अपने हस्बैंड का प्रोफाइल, जिसमें एक फोटो दिखता है उसके हस्बैंड के सेक्रेटरी का, जिसके पर्स में भी वैसा ही किटी बना हुआ था जो कि उस बैंडेड में था। तो वो समझ जाती है कि शायद इसी के साथ उसके हस्बैंड का अफेयर होगा, और वैसे उसको मौका मिल भी जाता है उसके ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उसी टाइम उसके हस्बैंड का उसको कॉल आता है कि उसका कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया है घर पे, तो ला देने के लिए। तो ठीक है, वो पहुंच जाती है डॉक्यूमेंट लेके, और वहाँ पे उसके सेक्रेटरी से भी मिलती है। अब वैसे तो जो डॉक्यूमेंट देने आई थी वो तो देती है, पर साथ में कहती है कि उसका हील से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या वो उसको बैंडेड देगी। अब ठीक है, क्यों नहीं देगी, बैंडेड देती तो है, पर वो दोनों बैंडेड सिमिलर नहीं था। वैसे इस टाइम पे वो पूछते भी है उस किटी के बारे में जो कि उसके बैग में था, तो वो कहती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड दिया था, बहुत ज्यादा क्यूट लगा उसको तो इसीलिए, और बैंडेड खरीदने का हम लोग को उतना जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी में हमेशा रहता है। तो ये तो श्योर हो जाता है कि सेक्रेटरी से कुछ लेना देना नहीं है उसके हस्बैंड का, पर किसी से तो है। इसी बारे में सोच रही थी। उस टाइम पे उसके बच्चे की टीचर आती है वहाँ पे, जो घर पे पढ़ाती थी उसको, बच्चे के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ, वो उसके हाथ का बैंडेड देख के शॉक्ड बहुत ज्यादा हो जाती है, और इस टाइम पे क्वेश्चन भी करती है वो उससे कि तुम तुम्हारे एक्स हस्बैंड का अफेयर कैसे पकड़ी थी। ये सुनते वो और ज्यादा घबरा जाती है, पर हमारी हीरोइन को शायद ऐसा लगता है कि वो उसके पास रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछी है, तो शायद उसको बुरा लग गया होगा। पर फिर वो टीचर बताती है कि बस इंट्यूशन उसका सिक्स सेंस कह रहा था, तो इसी वजह से। पर साथ में ये भी कहती है कि क्या हो गया, बच्चे के पापा यानी कि यांग के पापा कुछ करे क्या। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, वैसे आप जाइए। अब वो तो चली जाती है, पर उस टाइम पे कुछ गिफ्ट आता है उसके लिए। केक आता है, एक नेकलेस आता है। केक उसका बच्चा का फेवरेट था और नेकलेस ऑब्वियसली उसके लिए था, और उसके हस्बैंड का कॉल भी आता है कि सब कुछ तुमको मिल गया ना। इस बात पे वो कहती है कि क्या हो गया, जितना कुछ कर रहे हो, कुछ बाहर गड़बड़ कर रहे हो क्या। ऑब्वियसली वो कहता है कि नहीं, पर नहीं, वो गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि वो टीचर आके उसके कार में ही बैठती है और वो ब्रेकअप करने की बात करती है। इसका मतलब तो साफ था, फेयर उन दोनों का था। अब वो थोड़ा सा इसीलिए भी डर रही थी क्योंकि उसकी वाइफ को शक हो गया था, और वैसे वो ये भी कहती थी कि वो उसका फैमिली तोड़ना नहीं चाहती है, तो ब्रेकअप करना ही ज्यादा सही होगा। पर उस आदमी के हिसाब से ऐसा नहीं है, उसके कॉलेज की प्यार थी, वो दोबारा उससे मिली है, तो ये तो किस्मत ही है ना। और इस सिटी में आई जहाँ वो रहता है, पहला जॉब उसको मिला उसी के घर में टीचर का, तो ये सब तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, भगवान खुद चाहते हैं कि वो दोनों मिले। वैसे उस टाइम पे वो टीचर उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसका घर टूट रहा है, वो माँ बेटे को ऐसे नहीं देख सकती टूटता हुआ। और बात ये भी था ना कि उन दोनों का रिश्ता कभी पब्लिक नहीं हो सकता, वो लोग ओपनली कुछ भी नहीं कर सकते, तो छुप छुपा के कितना दिन तक चलेगा उनका रिश्ता। पर नहीं, उसका बॉयफ्रेंड उसको समझाता है कि वो आज नकल यांसी यानी कि उसकी वाइफ को डिवोर्स दे ही देगा। वैसे इस टाइम पे बच्चे के जिद करने की वजह से माँ बेटे दोनों नीचे आते हैं, पर बच्चा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके पिता को उसके लिए तो टाइम ही नहीं था। अब यांसी भी बच्चा को समझाए तो कितना बार समझाए, वो कहती है कि पापा थोड़ा बिजी है ना, काम खत्म करने के बाद वो आएंगे तुम्हारे साथ लेगो खेलने के लिए। पर बच्चा कहता है कि ऑलरेडी पापा 3 बार बोल चुके हैं कि नेक्स्ट टाइम, पर उसके पापा को तो उसके लिए टाइम ही नहीं था। वैसे इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि टाइम देना नहीं चाहता था वो आदमी, क्योंकि उसके पास टाइम था अपने मिस्ट्रेस के फैमिली का ध्यान रखने का। वहाँ पे वो उसकी बेटी को जाके कहानियां सुना रहा था ताकि वो सो जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने मिस्ट्रेस का काम में हाथ भी बटा रहा था। वैसे वो उसको बोल भी रखा था कि वो हाउस कीपर रख सकती है, पैसा तो वो दे ही देगा, पर वो जानती थी ना कि पैसा कितना ज्यादा मेहनत से कमाया जाता है, तो हाउस कीपर को देख के बर्बाद क्या करना। अब इस बात से जुनदिन को भी लगता है कि हाय कितनी समझदार है नहीं है, और एक उसकी वाइफ यांसी है जिसको शॉपिंग और पार्लर जाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। वैसे ये सब बात करते करते उसको उसका रिज्यूमे भी दिखता है जो बहुत सारे कंपनी से रिजेक्टेड हो गया था, तो वो उसको सजेस्ट करता है कि वो उसकी कंपनी में क्यों नहीं आ जाती है, मतलब रुआजन कंपनी में वो काम करता था। अब ये वैसे बहुत बड़ा कंपनी था, और उसके मिस्ट्रेस ऐसा कंपनी में काम तो कभी की नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो थोड़ा कतरा रही थी। पर वो है ना,
वो उसका हेल्प करेगा जॉब पाने में। तो ये तो उन दोनों के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग ही करेगा ना। अब उधर जो भी चल रहा था, पर इधर वो अपने बच्चे के साथ ऐसे ही खेल रही थी, उसको झूला पे झूला रही थी। इस टाइम पे वो अपने बच्चे के पाँव पे वही बैंडेड देखती है और तब उसका बच्चा उसको बताता है कि उसकी टीचर उसको ये बैंडेड दी है। अब ये बात बिलीव करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो रात भर अपने आप को कन्विंस कर रही थी कि वो शायद ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आंखों से देखा हुआ चीज भी तो झुटलाया नहीं जा सकता है ना। अब उसको समझ में आ रहा था पास्ट टाइम में जब भी वो टीचर और उसका हस्बैंड आपस में मिलते थे तो उन लोग की बातें, उन लोग का एक्सप्रेशन, वो सब कुछ को रिलेट कर पा रही थी। हाँ, वो अपने हस्बैंड का फोन भी चेक करती है पर कुछ भी नहीं मिलता, पर उसको सच जानना था तो वो इंस्टॉल करती है कैमरास। और नेक्स्ट डे जब वो टीचर आती है फिर से उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो कह देती है कि वो बाहर जा रही है, तो पढ़ाने के बाद आप घर चली जाना। और उसी के सामने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके कहती है कि उसको थोड़ा उसके नेल्स का काम करवाना है। तो वो बाहर जा रही है तो बच्चे को अकेला न छोड़े, काम के बाद वो सीधे घर पे आए बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो होता भी ऐसा ही है, थोड़ी देर में भागता दौड़ता उसका हस्बैंड घर आ जाता है। पर ऑब्वियसली वो देख रही थी वहाँ पे बैठ के, वो कहीं गई थोड़ी थी, पर अब जो उसको दिखता है ना, कोई गुंजाइश नहीं रहता है कि उसको कोई गलत फहमी हुआ था। वो अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने उस टीचर से चिपकते देखती है, उन दोनों की बातें सुनती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वो तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पति के लिए। वो उसे प्यार नहीं किया है कभी भी, वो तो उस टीचर से प्यार करता है, उसका कॉलेज का प्यार है। वो सब कुछ सुन पा रही थी जो भी वो अपनी मिस्टर से बात कर रहा था। उस बातों में वो फील करवा रहा था उस टीचर को कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और ये उतना ही हर्टफुल था यांसी के लिए। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं जो फाउंटेन पेन तुमको दी थी ना जब हम लोग 18 साल के थे, तो वो भी तुम संभाल के रखे हो, मैंने देखा। इस बात पे यांसी को भी याद आता है कि वो डस्टबिन में फेंक दी थी उस पेन को, पर उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो गया था उस पेन को लेने के लिए। हाँ, थोड़ा सा उसको डांटा भी था, पर ठीक है, खुद को संभाल भी लिया था। बहुत ढंग से उसको बोला कि ये मेरे मेंटोर ने मुझे दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पर तुम भी जो पेन लाई हो ना मेरे लिए वो भी अच्छा है। मतलब वो उसका दिल भी नहीं तोड़ता था, पर उसके मन में फीलिंग्स उस टीचर के लिए था। अब ऐसा वाइफ जो लड़की अपना 10 साल किसी इंसान को दे दी, वो इंसान चंद भर में उसका रिश्ता तोड़ दिया, उसको धोखा दे दिया, इस चीज में उसको कितना बुरा लग सकता है ना, वो वही जानती है। वैसे उस टाइम पे वो भी देख रही थी कि उसका हस्बैंड कितना ज्यादा डिस्परेट है उसकी मिस्ट्रेस के लिए। वो उसको कहता है कि मैं यांसी को छोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि वो बहुत दिन से कुछ भी नहीं किया, हाउस वाइफ है वो, और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। एक बार धीरे धीरे वो तुमको अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट कर ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे वो लड़की बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, माँ बेटे का रिश्ता ऐसे तोड़ना नहीं चाहती, तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती, पर क्या सच में ऐसा था? देखिए आगे। पर इस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाता है तो वो खुद से जाता है उसको घर छोड़ने के लिए। इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि वो जाके दोनों को एक थप्पड़ लगाएगी, उनसे क्वेश्चन करेगी कि वो लोग ऐसा क्यों किए? पर नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करती। हालांकि उसका मन बहुत था ऐसा करने का, पर उस टाइम उसको उसके बच्चे का कॉल आता है। वो अपनी माँ के लिए वरिड था कि इतना ज्यादा थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो वो घर कब आएगी। और इस पॉइंट पे उसको रियलिटी समझ में भी आता है कि अगर वो केस लड़ेगी भी डिवोर्स के लिए तो उसके बच्चे का कस्टडी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक हाउस वाइफ है, अपने बच्चे को पालने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है उसके हस्बैंड को उसका बच्चा मिलेगा, और ये वो नहीं चाहती थी। पर फिर भी इतना तो तय था कि इस रिश्ते से बाहर वो निकलेगी, और वो भी अपने बच्चे के साथ। तो नेक्स्ट डे वो जा रही थी एक लॉयर से मिलने के लिए, डिवोर्स कंसल्टेशन पे बात करने के लिए। और इस टाइम पे हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जो उसको तो पहचानते थे और शायद 10 सालों से उसको मिस भी कर रहे थे। और वैसे उनका फ्रेंड उस टाइम उसको बोलता भी है कि इसको अभी तक पता नहीं चला कि तुम चाइना वापस आ गए हो। अब उसके पास तो इतना टाइम नहीं था ये सब पता करने का, पर हमें उन दोनों का रिश्ता पता चलता है। वो दोनों भी कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और दोनों को ही एक टाइम पे एक दूसरे से कुछ बात करना था। तो वो बोले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इससे पहले वो ही बोल देती है कि मेरी शादी होने वाली है। हाँ, इस बात से उनको बहुत बड़ा झटका लगा था, पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो उसको नहीं बताते कि वो उससे प्यार करते हैं, बस कहते हैं कि वो अब्रॉड जा रहे हैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो वो उसकी शादी को अटेंड नहीं करेंगे। हाँ, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो वो उसको बताए क्यों नहीं। और वो कहते हैं कि तुम भी तो नहीं बताए कि तुम डेट कर रही हो। अब उसको टाइम नहीं मिला, पर इन सब बातों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, वो चले जाते हैं वहाँ से। और वैसे प्रेजेंट में हमें ये भी पता चलता है कि वो चाइना करने क्या है। तो वो रुइजिन कंपनी को एक्वायर करने के लिए है, वही कंपनी जिसमें उसका हस्बैंड जुनतिन काम करता है। पर उससे मिले बिना, पर यांसी से मिले बिना रहा भी तो नहीं जा रहा था ना। उधर वो जाके बात कर रही थी, उसको इस कंपनी का बेस्ट लॉयर चाहिए था। अब वो लॉयर तो बिजी था, टाइम नहीं निकाल सकता था। पर इस टाइम पे हमारे हीरो आते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था ना वो भी लॉयर है, तो उनके पास टाइम है ऐसा वो कहते हैं। पर उनका फ्रेंड उससे कहते हैं कि मेरे पास टाइम है क्या? अब वो बोलती है टाइम है मतलब टाइम है। तो यांसी को कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम में चल के बात करने के लिए, जो भी केस है उसके बारे में। अब नहीं, वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी उनको देख के, वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। पर वो उससे पूछते हैं कि तुम सच में मुझे देखना नहीं चाहती क्या? वो कहती है ठीक है, मैं यहाँ डिवोर्स कंसल्टेशन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, अब हंस लो जितना हंसना है। वो कहते हैं कि तुमको क्या लगता है इतने बड़े मैटर पे मैं हंसूंगा? तो ठीक है, अब वो जाती है बात करने के लिए। वो वीडियो दिखाती है जो वो भी देखी थी पहली बार, और कहती है कि उसको उसके बच्चे का कस्टडी चाहिए, और साथ में जो हक से उसका प्रॉपर्टी होगा उसको वो भी चाहिए। और उसको सजेस्ट करता है कि ये वीडियो देखने के बाद ये तो कंफर्म हो रहा है कि उसके
उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर भी किया होगा उसकी मिस्ट्रेस को, तो वो जुनती को यान्सी का जॉइंट प्रॉपर्टी से ही किया है ना, तो उसको वो मिल जाएगा। पर बात रहा बच्चे का, तो वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करती है। तो जज तो बच्चा उसी को देंगे ना जिसके पास बच्चे को पालने का दम हो, मतलब पैसे हो। अब ये ऐसा माँ वो समझती थी कि वो आदमी जो अपने घर पे ध्यान भी नहीं दे रहा है वो उसका बच्चा क्या पालेगा, बट इस बात से कोर्ट को कोई लेना देना थोड़ी है। तो वो उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको एक जॉब ढूंढना चाहिए और साथ में ऐसा एविडेंस भी कलेक्ट करना चाहिए जिससे ये पता चले कि उसका पति अपने फैमिली को अवॉइड करता है, उस पर और उसके बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो उसका केस जीतने का चांसेस काफी बढ़ जाएगा। और हाँ, ये सारी चीजें उसको सीक्रेटली करना पड़ेगा, उसको उसके पति को इस बारे में भनक नहीं लगने देना है। हाँ, ये उसके लिए आसान नहीं था। 10 साल से वो हाउसवाइफ थी, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको कोई आइडिया नहीं था। तो यही सब सोच रही थी कि वो कैसे करेगी, क्योंकि करना तो था अपने बच्चे के लिए, इतना तो तय था। वैसे इस टाइम पे वो उसको काट देते हैं अपना, अगर उसको कोई नीड हो तो वो उनको कांटेक्ट कर पाए। पर नहीं, शेंगमिंग ऑलरेडी उसका इतना हेल्प कर चुके थे अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा के उसको, तो इतना काफी था। पर वो कहते हैं कि मैंने इतना हेल्प भी कर दिया तुम्हारा, तुम मुझे बस ऐसे ही थैंक यू बोलोगी। तो उनको चाहिए क्या? तो उनको एक स्नैक्स का बॉक्स चाहिए एज अ गिफ्ट। अब हाँ, ये काफी बच्चों वाला गिफ्ट था, पर इस टाइम पे हमें पता चलता है कि कॉलेज के टाइम पे एक लड़की आई थी उनसे कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, कहने के लिए, पर वो उसको मना कर देते हैं। इस टाइम पे हमारी यान्सी आती है, वही स्नैक्स का बॉक्स का गिफ्ट लेके उनको देती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसको भी ये टॉपिक समझना है। तो वो उसको समझाते हैं। तो शायद वो उसको वही मोमेंट याद दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, अब ये तो पता नहीं, पर वो कहती है कि है मेरे पास तुम्हारा नंबर, मैं जा रही हूँ। वैसे अब शेंगमिंग का पहला काम ये था कि उनको रुईजिन को एक्वायर करना था। हाँ, वो उसका हेल्प करने के लिए एक्वायर करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो उनका हेल्प नहीं लेगी, वो खुद में सफिशिएंट है जो भी करेगी वो बस उसको कॉन्फिडेंस देना चाहते थे, इसीलिए एक्वायर करते हैं। इधर जुनतिंग एचआर को लाके अपने मिस्ट्रेस का रेज्यूमे देता है। हाँ, एचआर कहता है कि बहुत ज्यादा वर्क गैप है इसमें, पर वो उसको फोर्स करता है करने के लिए, तो एचआर को करना पड़ता है। तो ये गुड न्यूज वो जाके देता है अपने मिस्ट्रेस को कि वो उसके इंटरव्यू का अरेंजमेंट कर दिया है और वैसे वो खुद उसको इंटरव्यू के लिए ट्रेन करेगा, तो जॉब तो उसको मिलना गारंटेड है। अब ये तो अच्छी बात है उसके मिस्ट्रेस के लिए, पर वो वापस से एक ही राग अलापना शुरू कर देती है कि वो उसका फैमिली नहीं तोड़ना चाहती। तो इसी टॉपिक पे वो लोग बात कर रहे थे और इधर यान्सी उसके कार में कैमरा इंस्टॉल कर रही थी, वो अपने काम में लगी हुई थी। तो अब उसका दूसरा काम था जॉब ढूंढने का। वो ज्वेलरी स्टोर पे जाती है। अब बात ये भी था कि वहाँ पे भी उसको जॉब क्यों मिलेगा, तो वो कहती है कि वो इस ब्रांड की रेगुलर कस्टमर है, तो उसको पता है कि कस्टमर का क्या नीड होता है क्या नहीं होता है, तो एक इंसान को बेचना कैसे वो अच्छे से कर पाएगी। तो उसको अगर मौका दिया जाए तो वो अपने आप को प्रूव कर देगी। तो उसको काम मिल जाता है सेल्स कंसल्टेंट का। तो बस आज वही काम कर रही थी और प्रेजेंट में वो अपने फ्रेंड के साथ वहीं पे खड़ी थी। तो वो अपने फ्रेंड को भी समझाती है कि ओवर रिएक्ट ना करे और एविडेंस कलेक्ट करे, जो वो कर रही है ना उसकी फ्रेंड भी वही करे तो ज्यादा बेटर होगा। इधर शेंगमिंग भी रुआजिन को एक्वायर कर लेते हैं और वो बन जाते हैं इस कंपनी के सीईओ। तो अब वो सबको समझा भी देते हैं कि कैसे क्या सबको करना है। और इस टाइम पे वैसे उनको लिस्ट भी दिया जाता है उन एम्प्लॉयज का जो अभी अभी ज्वाइन होने वाले हैं। हाँ, उसमें नाम था जुनते की मिस्ट्रेस का, यानी कि सांग का, जो कि वो देखते भी है। तो उनको बताया जाता है कि भले वर्क है बहुत ज्यादा है, पर वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा की है, तो वो भी कुछ कहते नहीं है। हाँ, पर वो यान्सी को मैसेज करके जरूर बता देते हैं कि सांग रुआजिन में काम करेगी नेक्स्ट मंडे से। हाँ, ये बात उसको पता नहीं था, पर पता लगने के बाद बहुत ज्यादा शॉक नहीं होती क्योंकि उसका पति तो उसको ट्रेन कर ही दिया होगा ना। वैसे आज जब वो टीचर उसके बच्चे को पढ़ा के जा रही थी तो वो भी बता देती है कि उसको एक परमानेंट जॉब मिल गया है, तो अब वो उसके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगी। अब यान्सी तो वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे उसको कुछ पता नहीं है। वो कहती है कि ऐसे अचानक कैसे, अब मैं अपने बच्चे के लिए टीचर कहाँ से ढूंढूंगी। पर वो बताती है कि उसको रुआजिन में काम मिला है। इस पॉइंट पे उसका हस्बैंड भी आ जाता है। तो वो कहती है अपने हस्बैंड को कि देखो ना, इसको तुम्हारी ही कंपनी में जॉब मिल गया। वो भी आराम से आके कहता है कि बहुत अच्छी बात है, अकेले मेहनत करके एग्जाम देना बहुत टफ होता है, तो आपने किया, अच्छी बात है। अब इस टाइम पे वैसे यान्सी उस टीचर को फोर्स करती है कि वीकेंड्स के दिन तो कम से कम आके वो उसके बच्चे को पढ़ा सकती है ना, इतना दिन से वो पढ़ाई है। हाँ, वो उसको पैसा ज्यादा देगी और इतना ही नहीं, वो तो अभी भी पैसे देने के लिए कहती है अपने हस्बैंड को। हाँ, उसके पास पैसा नहीं था इसीलिए, और देती क्या है, वो खुद से ट्रांसफर करती है, पर करती तो अपने हस्बैंड के फोन से है ना, तो ये भी तो एविडेंस पे काउंट हो सकता है कि वो अपने मिस्ट्रेस पे पैसा खर्च किया है। वैसे अब वो जानती थी कि उसके पास सिर्फ 90 दिन है, 90 दिन बाद उसको डिवोर्स लेना है उसके पति से। अब वैसे इस टाइम तो कुछ नहीं होता, पर रात में उसका पति अपने मिस्ट्रेस को बहुत डांटता है। ये बात वो क्यों बताई यान्सी को कि वो दोनों साथ में एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं। उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि आज न कल तो उसको पता चल ही जाना है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब जब उसको समझ में नहीं आता था तो वो तो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती थी। वो कहती है कि तुमको क्या लग रहा है, मैं तुम्हारा घर तोड़ रही हूँ क्या। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कहेगा ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, वो इस बात से डिस्टर्ब जरूर हो गया था, तो वो जाकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसको इसका सोल्यूशन चाहिए था और उसको सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा था कि उसको यान्सी से डिवोर्स ले लेना चाहिए। एकदम मन बना ही लिया था डिवोर्स लेने का। घर आके वो अपनी वाइफ से बोलने भी वाला था, पर वो बोले इससे पहले वो अपने बच्चे का पेंटिंग उसको दिखाती है। हैप्पी फैमिली का पेंटिंग बनाया था वो, मम्मी पापा और वो खुद। बच्चा भी बहुत प्यार से अपने
पापा को कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, हम लोग साथ में खेले। तो ठीक है, फिर वो दोनों खेलने लगते हैं। अब नेक्स्ट जब वो सो के उठती है तो पता चलता है कि उसका पति घर पे नहीं है। तो गया कहाँ? तो वो अपने कार में अपनी मिस्टर से बात करने, और कैमरा तो लगाई थी ना, तो वो सब कुछ देखने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि रुआजिन में वो मिस्ट्रेस काम करने लगी है। तो जुनतिंग उसके लिए एक बड़ा घर खरीदा है उसी के बगल में, और कल जो वो बोल दिया था उसके लिए माफी भी मांगता है। पर रियलिटी ये भी था कि वो उसको छोड़ नहीं सकता था, चाहता ही नहीं था ऐसा, और उसके साथ रहना चाहता था, इसीलिए घर खरीदा था। ऑब्वियसली पेमेंट वो खुद ही करेगा। ये सब देख के यांसी मैसेज करती है शेंगमिंग को, चलने के लिए कहती है कहीं पे अगर वो फ्री है तो वो दोनों पहुंचते हैं उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग का एक फ्लैट वो खरीदा था अपने मिस्ट्रेस के लिए। वैसे वो शेंगमिंग को इसीलिए बुलाई थी क्योंकि वो लोग जो घर रेंट लिए थे उसके सामने वाला घर वो रेंट करना चाहते थे शेंगमिंग के नाम से, क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा पाए। पर अब ये भी तो पता चले कि वो लोग कौन सा रूम नंबर लिए हैं, तो ये पता चलने के लिए वो बहुत तरीके से दिमाग लगा रही थी, और साथ में थोड़ा परेशान भी हो गई थी कि कहीं जुनतिंग को इस बारे में पता ना चल जाए। इस पॉइंट पे वो कहते हैं हाँ है मेरे पास एक तरीका। अब क्या? तो पहले तो वो उसको कोई स्वीट ला के देते हैं खाने के लिए, क्योंकि उनको कोई कहा था कि जब मूड खराब होता है ना तो थोड़ा स्वीट खाना चाहिए, और ये कोई और नहीं, वो खुद ही बोली थी। जब उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था, उनकी मम्मी उनको फोर्स कर रही थी अब्रॉड जाने के लिए, पर वो नहीं जाना चाह रहे थे उस टाइम पे। तो खा लेती है, थोड़ा बहुत मूड उसका भी सही हो जाता है। तब वो सोल्यूशन बताते हैं सिक्योरिटी गार्ड। वो जाके कहती है कि मैं अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे अपना कार पार्क करना है, तो कितना पार्किंग स्पेस रेंटेड है यहाँ पे? वो कहता है आप अपना लाइसेंस प्लेट नंबर बताइए ना। वो बताती है तो पता चलता है कि ये नंबर प्लेट तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और रूम नंबर 802 में जो लोग रहते हैं वो रेंट किए हैं, और किस नाम से घर रजिस्टर्ड है ये भी पता चलता है। तो मिस्टर डू यानी कि उसके हस्बैंड। तो वो कहता भी है कि आप उनकी वाइफ है क्या? वो कहती है हाँ हाँ, वो मेरा दिमाग भी ना गलती से भूल गई थी। तो ठीक है, रूम नंबर तो मिल गया। तो अब जो उसको काम करना था वो कर लेती है, और अब बचता है 60 दिन उसके डिवोर्स का। तो एक दिन ऐसे ही वो ज्वेलरी शॉप पे काम कर रही थी, तब वो अपने हस्बैंड को उसके मिस्ट्रेस के साथ आते देखती है। वैसे उस टाइम पे वहाँ पे शेंगमिंग भी आ जाते हैं, और वो तीनों को देख पाते हैं, पर वो जानते थे कि इस सिचुएशन को हैंडल वो कर सकती है, तो वो इंटरफेयर नहीं करते। अब वो करती कैसे? तो वो एकदम अपने नॉर्मल ड्रेस में आती है वहाँ पे, और ऐसे ही रिएक्ट करती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लोग तो उसको देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर फटाफट से वो कुछ सोचता है। वो कहता है कि हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं टीचर स्वांग को लेके आया हूँ यहाँ पे। वो कहती है तुम भी ना टीचर स्वांग को परेशान करने की क्या जरूरत थी, ऐसे छोटे मोटे मैटर पे मुझे कांटेक्ट कर लेते। पर एक मिनट, वो यहाँ पे क्या कर रही है? उसका पति पूछता है, जिसपे वो कहती है कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे काम करती है ना, तो वो बाहर गई है, तो उसका काम मैं संभाल रही हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, फिर वो ज्वेलरी दिखाती है उसको, बहुत सुंदर भी था, बहुत महंगा भी था। तो अपने पति का कार्ड लेती है, स्वाइप करती है एंड पेमेंट डन, दे देती है ज्वेलरी। वैसे वो लोग तो लेके चले जाते हैं, पर इस टाइम पे दूसरी स्टाफ आती है जिसका शिफ्ट था अभी, पर वो ले ली थी उसका शिफ्ट। तो वो उसको कहती भी है कि तुम कितना महंगा ज्वेलरी बेचती इतना जल्दी, तुम्हारा पोजीशन तो परमानेंट होने वाला है, क्योंकि 2 महीना में वो बहुत ज्यादा बिक्री की थी। इधर वो दोनों आके फिर से कार में बैठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, पर उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि मैं जिंदगी भर ऐसे डर में नहीं रह सकती, और ये भी समझाने की कोशिश करती है कि शायद किस्मत ही नहीं चाहता वो दोनों मिले, पर ऐसा सच में नहीं था, क्योंकि उसका फेशियल एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रहा था। अब जो भी था, इधर यांसी के पास आता है शेंगमिंग, क्योंकि उनको भी कोई ज्वेलरी लेना था उनके लाइफ के किसी स्पेशल इंसान के लिए। तो ठीक है, फिर वो ज्वेलरी निकालती है, उसको जो भी बेस्ट लगता है वो, और वो ज्वेलरी खरीदते भी है। वैसे इस टाइम पे वो कहते हैं उससे कि मेरा थैंक यू गिफ्ट अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो वो ले रखी थी, वो उनको उसी टाइम दे देती है, और साथ में ये भी कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट भी दूंगी, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, पर आज नहीं किसी और दिन। अब आज क्यों नहीं? तो वो अपने बच्चे को प्रॉमिस किए कि वो उसके साथ खेलेगी। इधर हम उस टीचर को देखते हैं जिसका असली चेहरा हम देख पाते हैं। वो अपने बच्चे को सिखा रही थी कि वो जो भी कर रही है उन लोग के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही है। तो मिस्टर डू उन लोग को पिकअप करने के लिए आएंगे, तो वो उनसे बहुत अच्छे से बात करे, उनको पापा करके बोले। बच्चे कहते हैं कि वो मेरे पापा नहीं है, पर नहीं, वो उसको उसका पापा बना के छोड़ेगी। तो उस टाइम पे जुनतिंग आता भी है, और बच्चे उसको पापा कहते भी है। कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे अपनी पीठ पे उठाएंगे क्या? हाँ, वो टीचर बहुत नाटक करते हुए इस टाइम कहती है कि मैं उठा लेती हूँ ना, इनको क्यों परेशान करना। पर नहीं नहीं, जुनतिंग ही करेगा ना, वो क्यों करेगी। तो वो उसको पीठ पे उठाता भी है, और उस टाइम पे बारिश शुरू हो जाता है, तो उसके सूट से वो दोनों को कवर करता है, और बच्ची को भी आंख दिखाने पे वो जुनतिंग को भी कवर कर दी है। ऐसे देख के लग रहा था कि कितना अच्छा फैमिली है ना, हैप्पी एंड कंप्लीट फैमिली। इधर वो अपने घर आती है, तो उसका बच्चा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। बच्चा अपने पापा के बारे में पूछ रहा था, तो ठीक है, वो पापा को कॉल करती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर कॉल उठाए वो तब ना, और उसके हाथ में फोन भी रहे तब तो वो कॉल उठाए। फोन था उसके मिस्ट्रेस के हाथ में, जो कि कॉल काटती भी है और फोन ऑफ भी कर देती है। कह भी देती है जुनतिंग को कि तुम्हारा फोन डेड हो गया और मेरे पास तो कोई चार्जर भी नहीं है, पर वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जब हम लोग साथ में हो। तो इधर बारिश इतना खतरनाक हो रहा था, बिजली कड़क रहा था, तो वो यांसी को कॉल करके पूछते हैं कि तुम घर पहुंच गई है सही से। पर वो कहती है कि बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार है, मैं बस स्टॉप पे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, और मैंने जुनतिंग को कॉल किया था, वो कॉल नहीं उठा रहा। अब ये सुन के ऑब्वियस सी बातें वो कहते तो वही रुको मैं आ रहा हूँ। इधर वो देखती है कि उसका पति आ रहा है, पर वो
अकेले नहीं आ रहा है, वो तो अपने अलग ही फैमिली के साथ आ रहा है। और ये देख के उस टाइम पे उसको बहुत बुरा लगता है, साथ में गुस्सा भी बहुत आता है कि उसका बच्चा मर रहा है यहाँ पे तबीयत खराब होने की वजह से, और वो किसी और की बेटी को और किसी और को लेके घूम रहा है। पर जो भी था, थोड़ी देर के इंतजार के बाद शेंगमिंग आ जाते हैं वहाँ पे। फाइनली उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बच्चा खतरे से तो बाहर था, पर वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी अपने पति के कारनामों की वजह से, तो वो सब कुछ बताती है शेंगमिंग को। इस टाइम पे शेंगमिंग कहते हैं कि तुम्हारा पति खराब इंसान नहीं है, तो इस टाइम पे वो गिल्टी जरूर फील करेगा और तुम इसका फायदा उठा सकती हो। तो वो ऐसा ही करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, उसका पति बहुत ज्यादा घबराए हुए उसके बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया चेक करता है, पर वो बहुत गर्मा के उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे पूरा रात, बच्चे को निमोनिया हो गया था। इस पॉइंट पे उसका पति कहता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था क्लाइंट्स के साथ, तो होटल में ही सो गया। अब वैसे वो देख ही नहीं होती ना अपनी आंखों से, तो वो सच में भरोसा कर लेती, ऐसा वो अपने मन में सोचती है। पर नहीं, अब तो भरोसा करने वाला कोई बात ही नहीं था। साथ में कहती भी है कि 6 महीनों से तुम बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं कर रहे हो हम लोग को। वो कहता है कि प्रोजेक्ट का बर्डन इतना ज्यादा है तो क्या कर सकता हूँ, पर वो उसका भरपाई करना चाहता था, वो जो भी बोले वो करेगा, तो यही तो मौका उसको चाहिए था। वो उसको कहती है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस जो हमने खरीदा था ना अपने बच्चे के लिए, उसको यांग के नाम पे ट्रांसफर करो, मतलब उसके बच्चे का ही नाम यांग था। आज न कल तो ये करना ही है ना, तो अभी कर दिया जाए तो उसका बच्चा खुश भी हो जाएगा अपने पापा से। तो ठीक है, वो मान जाता है। अब ये सब काम करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो वो दोपहर में ऑफिस पहुंचता है, जो कि उसकी मिस्ट्रेस ऑब्वियसली नोटिस करती है, उसे क्वेश्चन भी पूछती है उसके लेट होने का। तो वो भी जो संस्था बताता है अपने बच्चे के नाम पे वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस ट्रांसफर किया है, और क्यों किया है ये भी बताता है। मतलब उसका बच्चा बीमार था उस रात को, वो नहीं घर जा पाए, इसीलिए। इस बात पे वो कहती है सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों से दूर कर रही हूँ ना, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ये घर हमने बहुत पहले लिया था, अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करना ही था। पर नहीं, वो तो बस एक ही राग लापे जा रही है कि वो उसका घर तोड़ रही है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि वो बहुत बड़ा पाप कर रही है। वैसे वो कर भी रही थी, तो इसीलिए वो और कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, वो चली जाती है वहाँ से। वैसे अब 30 दिन ही बचा हुआ था उन लोग का डिवोर्स होने का। अब उस टाइम का तो ठीक था, पर बाद में जब वो अपने टेबल पे आता है, तब उसको एक पेपर मिलता है जो कि उसके मिस्ट्रेस लिखी थी कि वो इस कंपनी में और काम आगे नहीं करेगी और वो उससे नहीं मिलेगी। कॉल ट्राई करता है तो फोन ऑफ आता है, मैसेज करता है तो वो ब्लॉक था। वो उसके घर भी जाता है तो नेबर से पता चलता है कि वो तो सुबह ही निकल चुकी है अपना सारा सामान लेकर, पर कहाँ गई है उसके नेबर को भी नहीं पता था। तो वो उसकी बेटी के स्कूल में कॉल करता है, तब पता चलता है कि वो अपने बच्चे को लेके गई है, कह रही थी कि घर पे कोई इमरजेंसी आ गया है तो अपने होम टाउन जा रही है। वैसे वो कितना ज्यादा डेस्परेट था उसको ढूंढने के लिए कि यांसी अच्छे से देख पा रही थी। इधर वो भी खड़ा था, फटाफट से अपना सामान बांधता है और कह देता है अपनी वाइफ को कि वो कंपनी के काम से बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, और बस निकल जाता है वहाँ से। और वैसे इस टाइम पे हमें उन लोग का कॉलेज टाइम का भी सीन कुछ दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसको जिस दिन ऑफर लेटर आया था वो बहुत खुश होकर गया था उसको बताने के लिए, पर वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो वो रीजन पूछता है। तब पता चलता है कि उसके फैमिली वाले उसका शादी ठीक कर दी है और वो कल ही अपने होम टाउन के लिए निकल रही है। और इतना ही नहीं, जिस लड़का से शादी ठीक किया गया है ना, उसके फैमिली वाले ब्राइड प्राइस के तौर पे भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट दे चुके हैं। तो अब इसका फैमिली पैसा लिया है तो शादी तो इसको करना ही पड़ेगा। अब हाँ, जुनतिंग को अभी तक जॉब मिला नहीं था, पर फिर भी वो उतना पैसा उसको देने के लिए रेडी था ताकि वो शादी न करे, उसका जिंदगी बचाना चाहता था। पर नेक्स्ट जब वो उसके डॉर्मेटरी जाता है तो उसके फ्रेंड से पता चलता है कि उसका फैमिली वाला तो रात में ही आया था और उसको लेके गया है। उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। वो उसी टाइम भागता है उसके होम टाउन। तब पता चलता है कि उसका शादी तो हो चुका है। वो अंदर जाना चाहता था, लड़ना चाहता था सबसे, पर वो मना कर देती है, वो उसको आने भी नहीं देती। तो इस तरीके से पहली बार वो उसको खोया था, उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था वो। तो दोबारा वो भागते भागते उसके होम टाउन पहुंच ही जाता है और वो वहाँ उसको मिलती भी है। पर इस टाइम वो श्योर था कि वो उसको नहीं जाने देगा। वो जाके सीधे उसको हक करता है, अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो कितना ज्यादा बेचैन हो गया था उसके एब्सेंस में, वो नहीं रह सकता उसके बिना। उसको फाइनली पता चल चुका है, तो अब बस वो सोच लिया जब वो लोग वापस लौटेंगे तो वो यांसी को डिवोर्स के बारे में बता देगा, क्योंकि उसके जिंदगी में स्वांग से इम्पोर्टेंट आदमी और कोई नहीं है, वो ये रियलाइज कर चुका है। तो ठीक है, वो भी उसके साथ घर आने के लिए मान जाती है और वो उसको प्रॉमिस भी करता है कि वो उससे शादी करेगा डिवोर्स लेने के बाद, ताकि सुकून से अपना जिंदगी जी पाए उसके साथ। और उन दोनों का ये सारा ड्रामा वो दोनों भी देख रहे थे। हाँ, यांसी को बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ही ज्यादा। अपने 10 साल के रिश्ते को बिखरते हर एक मोमेंट वो देख रही थी, पर उसके लाइफ के लिए ये सही भी था कहीं ना कहीं। और वैसे उस टाइम पे उसके पति का मैसेज उसको आ जाता है कि एक रेस्टोरेंट बुक किया है, उसको कुछ बात करना है उससे। हाँ, वैसे शेंगमिन उसको कहते हैं कि अगर उसको रोने का मन कर रहा है तो वो रो ले, पर उसका पति उसको डिजर्व नहीं करता। और साथ में एक बहुत बड़ा सच भी बताते हैं कि वो जो लड़की है स्वांग, वो पहली बार उसको छोड़ी थी ना, उसमें उसके फैमिली वाला का कोई हाथ नहीं था। उसका जिससे शादी फिक्स किया गया था वो बहुत ज्यादा अमीर आदमी था, तो पैसों के लिए शादी की थी, पर वो आदमी बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, तो वो उसको छोड़ दी और अपनी बच्ची को लेके आ गई जुनतिंग के पास। तो ये उसका सोचा समझा साजिश था, कोई कोइंसिडेंस नहीं था उसका जुनतिंग से मिलना। अब चाहे रीजन जो भी हो उसके पति का उसको चीट करने का, पर डिवोर्स तो तय था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है
नेक्स्ट डे वो जाती है रेस्टोरेंट जहाँ उसका हस्बैंड बुलाया था। तो वो एकदम ऐसे बिहेव करती है जैसे सब कुछ ठीक है, पर उसका हस्बैंड डायरेक्टली उसको कहता है कि डिवोर्स लेते हैं। उसके ऊपर तो मानो पहाड़ टूट जाता है। वो क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि क्या हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गया क्या, 10 साल से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, हमें पसंद क्यों नहीं कर रहे हो अब तुम। वो कहता है नहीं तुमसे कुछ नहीं हुआ है, मैं किसी और को चाहता हूँ। किसको? तो सांग को। हाँ, जैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए था ऐसा वाइफ वो वैसे ही करती है कि क्यों, कैसे, उसको क्यों पसंद करते हो, बहुत सारा क्वेश्चन करती है। पर वो कहता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, वो कभी भी हमारा रिश्ता बर्बाद करना नहीं चाहती थी, पर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उसका बच्चा भी छोटा है, वो सिर्फ एक ही पेरेंट के पास कैसे रह पाएगा। पर नहीं, वो और कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता था, वो डिवोर्स लेना चाहता था, मतलब चाहता था, और उन दोनों का खर्चा वो देख लेगा। हाँ, वो तो इतना तक कहती है कि खर्चा का मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। पर नहीं, ये वो उसको नहीं दे सकता था, वो वहाँ से चला जाता है। मतलब कितना कमाल का परफॉर्मेंस था ना उसका, पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। वैसे वो इसलिए भी था क्योंकि उसका इमोशन रियल था, उसके आंसू रियल थे, तो परफॉर्मेंस तो बेस्ट होगा ही ना। पर अब ठीक है, आंसू आंसू साफ करने के लिए तो सेमिंग आके अपना हैंकी दे ही देते हैं उसको। और वैसे इस टाइम पे वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं उसके डिवोर्स को। और अब वैसे 7 ही दिन बचा हुआ था डिवोर्स का। और इसी के साथ वो गुड न्यूज भी देती है कि उसका पोजीशन परमानेंट हो गया, वो प्रमोट हो गई है। और अब तक वो बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट कर चुकी थी, उसका हस्बैंड कैसे उन लोग को निग्लेक्ट कर रहा है, पूरा पूरा टाइम बाहर रह रहा है, कॉल अवॉइड कर रहा है, मतलब हर एक चीज का एविडेंस जो भी वो लॉयर उसको कहा था करने के लिए, तो वो सब कुछ कलेक्ट कर चुकी थी। तो अब तो केस जीतने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो काम भी करती है, उसको सैलरी भी अच्छा मिलता है, इस सब का भी एविडेंस था, और उसका बच्चा का कस्टडी भी मिल ही जाएगा इससे, क्योंकि उसका हस्बैंड तो ऐसे भी उसके बच्चे को निग्लेक्ट किया था जब उसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, तो इसका एविडेंस भी तो था ही ना उसके पास। और यहाँ तक कि ये सब वो कर रही है, इस बारे में उसके हस्बैंड को अभी तक कोई आइडिया नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं करेगा कोर्ट सेशन के पहले। पर लॉयर हायर तो वो भी करेगा ना, तो वो जाता है अपने लॉयर के पास। वो कहता है कि वो यांसी को बहुत ज्यादा पैसा कंपनसेट करने के लिए तैयार है, पर उसको उसके बच्चे का कस्टडी चाहिए। अब वैसे वो लॉयर कहता है कि कोर्ट में ये बात नहीं आना चाहिए कि आप उसको चीट कर रहे हैं, बस आपकी वाइफ कमाती नहीं है, इतना काफी है आपको आपका बच्चा का कस्टडी मिलने के लिए। अब वैसे ऐसा नहीं था कि उसको यांसी के लिए बुरा नहीं लग रहा था, उसको उसके लिए बुरा लग रहा था। वो अपने लॉयर को कहता भी है कि प्लीज उसे बदतमीजी से बात मत करना और सारी चीजों को थोड़ा ढंग से ही हैंडल करना। पर उसका लॉयर समझाता है कि डिवोर्स एक वॉर होता है, इसमें इतना सॉफ्ट बन के कुछ भी नहीं होता है। इधर यांसी तो फुल ट्राई कर रही थी ऐसा प्रिटेंड करने का कि बहुत बड़ा धोखा मिला है उसको, बहुत बड़ा झटका लगा है उसको। उसका मेंटल स्टेट भी धीरे धीरे खराब हो रहा है, ड्रिंक कर रही है बहुत, बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स के यहाँ पे भेजती है। वो अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी कि डिवोर्स के बाद उसका जिंदगी एकदम खत्म हो जाएगा, और उसके पति को डिवोर्स चाहिए था। और फिलहाल तो वो भी उस घर से निकल जाता है अपनी होने वाली वाइफ के घर पे रहने के लिए। अब इससे और कोई खुश हो ना हो, वो स्वांग बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। हाँ, प्लान ही तो था ना उसका, जुंती का घर तोड़ना, उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करना, तो वो हो रहा था। और साथ में ये तो वो हमेशा उसको जताते रहती थी कि वो उसके लिए बेस्ट है इस दुनिया में, प्यार ही इतना करती है जुंतिक से। इधर वैसे वो अपने काम में बिजी रहती थी ना, तो शेंगमेंग आके उसके बच्चे के साथ खेलते रहते थे। उन दोनों में भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। और वो बच्चा जो अपने पापा के प्यार से वंचित रहता था, गेम खेलने के लिए तरसते रहता था, उसको भी एक पार्टनर मिल गया था शेमिंग के तौर पे, और बच्चा काफी कंफर्टेबल भी हो गया था शेमिंग से। वैसे जो भी था इन दोनों के बीच में तो अभी तक सब कुछ ठीक ही था, पर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे कोर्ट सेशन पे। एज एक्सपेक्टेड जुंती का लॉयर जज को प्रूफ करने में लगा हुआ था कि यहाँ से कुछ काम धाम तो करती नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो बच्चा जुंती को ही मिलना चाहिए। और वैसे जुंती को उसको ज्यादा प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार था, बस बच्चा उसको चाहिए था और कुछ नहीं। पर ऐसे कैसे? यांसी का लॉयर अब एविडेंस दिखाना शुरू करता है। पहला एविडेंस वो दिखाता है कि 3 महीना पहले उससे क्लाइंट यांसी काम करना शुरू कर दी है, उसको कितना सैलरी मिला है, वो प्रमोट भी हो चुकी है, उसका पोजीशन भी परमानेंट है, सब कुछ का एविडेंस देता है। तो अपने बच्चे को पालने लायक तो वो कमा ही लेती है। हाँ, उसके हस्बैंड को बहुत बड़ा झटका लगता है ये देख के, क्योंकि उसको तो कोई आइडिया ही नहीं था कि वो काम कर रही है ना। और बेचारा जुंती का लॉयर तो अपने क्लाइंट से ही परेशान था ये सुन के तो। और वैसे ठीक है, पैसा वो कम कमा रही है जुंती से, पर बच्चा का कस्टडी तो उसी को मिलना चाहिए ना जो बच्चे का ध्यान रखता है। तो अब उसको लॉयर एविडेंस दिखाता है कि 6 महीना से जुंती कैसे अपने फैमिली को अवॉइड कर रहा है, काम का एक्सक्यूज देके, बच्चे के स्कूल में न जाना, ये सब चीज तो करता ही है, पर बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, उस रात भी वो उसका कॉल अवॉइड किया था। और किसके साथ था? तो सांग के साथ था, उसकी बेटी के साथ था। और यांसी सब कुछ अकेले की है, तो इस हिसाब से बच्चे का कस्टडी उसको मिलना चाहिए। अब ये सब तो ठीक है, पर यांसी भी कुछ बोलना चाहती थी, सामने वाले लॉयर का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। वो बोला था ना कि यांसी अपने बच्चे को पाल नहीं सकती, इतना हिम्मत नहीं है उसके पास, तो इसी का वो जवाब देना चाहती थी। वो कहती है कि मैं मानती हूँ मुझे 10 सालों से नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं बस घर का काम करती थी, पर अपने बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब मैं अपने आंखों के सामने एक पिता को देख रही हूँ अपने बच्चे को छोड़ के किसी और के बच्चे को पालते हुए, तो मैं अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती। एक आदमी जब अपने मेहनत की कमाई किसी और की बेटी पे खर्च कर सकता है, तो मैं शुरुआत से कुछ भी सीख भी नहीं सकती अपने बच्चे को पालने के लिए। वैसे उसका ये स्पीच बहुत ज्यादा इमोशनल था, पर ठीक है, जज उसके बच्चे का कस्टडी उसी को देते हैं। जुंती के केस हार जाता है और यहाँ से बाहर जाके वो ये न्यूज स्वांग को भी देता है कि यांसी को सब कुछ पहले से ही पता था उन दोनों
के रिश्ते के बारे में वो तो बहुत पहले से सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी और उसका बच्चा यांसी को ही मिल गया। अब इससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको उसके बच्चे से कोई मतलब नहीं था, उसको बस मतलब था जुनतिंग से, जो कि फाइनली उसके पास था। तो वो ऐसे ही उसको समझाती है कि छुट्टी में तुम आके अपने बच्चे से मिल लेना। तो ठीक है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर उसका इंतजार तो शेमिंग कर ही रहे थे और वो बहुत खुश थी। वाकई उनको गुड न्यूज देती है कि वो जीत गई। तो ठीक है चलो फिर। अब वो पीछे जाके बैठना चाह रही थी पर वो कहते हैं कि कार चलाओ। वो कहती है तुमको क्या लगता है इतना थकावट होने के बाद मैं ड्राइव करूंगी कार? वो कहते हैं जिसका कार है ड्राइव तो उसी को करना चाहिए ना। अब इसका क्या मतलब? तो इसका ये मतलब कि वो उसको ये कार गिफ्ट कर रहे हैं। इतना महंगा गिफ्ट था, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी पर वो उसको समझाते हैं कि इमरजेंसी कभी भी हो सकता है और वो अपने बच्चे के साथ रह रही है हमेशा, वो तो नहीं रहेंगे ना उसके पास। तो यही सारा बात चल रहा था। उस टाइम उसकी माँ का कॉल आता है क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि उनकी बेटी का डिवोर्स हुआ है। तो वो जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। वैसे तो उसके पेरेंट्स थोड़ा सा गुस्सा जाते हैं कि वो डिवोर्स ले ली, पर शांति से अपने बेटी के मुंह से सुनते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उसको ये सब क्यों करना पड़ा। जब वो सच बताती है सारा कुछ तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते जैसे वो पता नहीं कौन सा बड़ा पाप कर दी हो। उसके पेरेंट्स तो उसको सपोर्ट करने की बात करते हैं, कहते हैं कि वो जो कि बहुत अच्छा की और वो उसके साथ हमेशा है। हाँ, जुनतिंग में माँ का खून बहुत ज्यादा खौला था पर बेटी समझाती है कि प्लीज उसको कुछ मत कीजिए, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। वैसे उसको अच्छा काफी लगा था अपने पेरेंट्स कैसे सपोर्ट देख के। तो ठीक है, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो शेमिंग को ट्रीट देने का बात की थी ना एक टाइम पे, तो वही आज वही ट्रीट देने का दिन था। वो दोनों आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसका डिवोर्स और तब वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि अब आगे क्या क्या प्लान है उसका आगे। वो कहती है उसका प्लान है रुइजिन को ज्वाइन करने का। मतलब वो पहले वहाँ पे काम करती थी तो कंटिन्यू करने का सोचती है। वो कहते हैं कि मैं अरेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए, पर नहीं, उसको जरूरत नहीं था। वो सही प्रोसीजर से जाना चाहती थी, मतलब सारा एग्जाम एंड इंटरव्यू पास करके शादी के लिए अपना करियर छोड़ी थी। पर अब टाइम आ गया था अपने करियर को वापस से स्टार्ट करने का। तो ठीक है, फिर लग जाती है मेहनत पे और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसका इंटरव्यू था। ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन किया जाता है उसके वर्क गैप के बारे में। बहुत साल से तो कोई काम नहीं किया है ना, तो ऐसे अचानक से ज्वाइन करी है तो क्या रीजन हो सकता है। जिसपे वो बताती है कि हाँ, फैमिली रीजंस की वजह से वो काम नहीं करी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो खाली बैठी। वो फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ही रही थी ना, और यहाँ पे भी उसका वैसा ही काम था तो वो कर लेगी। और वैसे भी 3 महीना पहले वो एक जगह काम की है जिसपे उसका ऐसा ही काम था, तो उसको एक्सपीरियंस भी है। तो अगर उसको मौका मिलेगा तो वो अपने आप को प्रूफ कर देगी। इस बात पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे वर्कलोड बहुत ही ज्यादा होता है तो वो मैनेज कर पाएगी, उसका कोई बच्चा है क्या? वो कहती है ये क्वेश्चन सिर्फ फीमेल से ही क्यों पूछा जाता है, किसी भी मेल से क्यों नहीं पूछा जाता है? उनका बच्चा नहीं होता क्या? आपका बच्चा नहीं है तो आप ओवर टाइम करते हैं ना, और वैसे ही काम मैं अपने बच्चे के लिए ही कर रही हूँ, तो आप मेरा परफॉर्मेंस देखिएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो ठीक है, फिर उसको जॉब मिल जाता है और एचआर सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है उसको। हाँ, उसके एक्स को भी पता चल जाता है और स्वांग को भी कि वो इस कंपनी को ज्वाइन कर चुकी है। और ये देख के उसको बहुत बड़ा झटका भी लगता है। पर कुछ एम्प्लॉयज उन तीनों का मजाक उड़ाते हैं लाइक लव ट्रायंगल बोल के। पर इस टाइम पे शेंगमिंग आते हैं और जुनती को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इस पॉइंट पे बाहर सांग उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम इस कंपनी को ज्वाइन कर ली, जुनती मुझे बोल रहा था कि तुम काफी परेशान हो तो हम तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहे थे। वो कहती है हम अब कलीग्स हैं तो काम यहाँ पे सबको एक ही जैसा करना है, तो तुम अपना सोचो और ऐसे बेफालतू का मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो। इन शॉर्ट वो उसको दूर रहने के लिए बोल रही थी। अब इतना बात पे भी वो नहीं समझती। वो बोलना शुरू कर देती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, हम लोग हमेशा एक दूसरे को देखते ही रहेंगे ना, तो मैं बस उम्मीद कर रही थी कि यांसी कहती है कि क्या उम्मीद कर रही थी तुम? यहाँ पे सबके सामने तुम नाटक करना चाहती हो क्या मुझसे माफी मांगने का? एक मिस्ट्रेस माफी मांग रही है और मैं इतनी बुरी हो गई तुम्हें माफ नहीं कर रही हूँ तो तुम विक्टिम बन जाओ? तो प्लीज ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। अब उसके इस बात पे दूसरी कलीग ऑफेंड हो जाती है कि तुम इससे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। पर वो कहती है कि जिस दिन तुम्हारा घर टूटेगा ना उस दिन तुम इसको इज्जत देते बैठना। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वांग को हर्ट हुआ था, पर वो जैसे तैसे बात को टालने की कोशिश कर रही थी। इधर जुनतिंग जाता है शेंगमिंग के ऑफिस में तो वो उसको क्लियरली समझा देते हैं कि जो भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है ना और उसमें जो भी मेस फैला हुआ है वो तुम सिर्फ अपने तक रखो, और बात रहा यांसी का तो मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करे, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। वो कहता है हाँ, यांसी मेरे बच्चे की माँ है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ध्यान रखूंगा। तो ठीक है फिर। अब ये सब तो ठीक है, पर वो ये सोचने पे मजबूर जरूर हो जाता है कि ये यांसी का इतना चिंता क्यों कर रहा है। इधर वो बाहर आता है तो स्वांग उसका वेट कर रही थी। पहले तो पूछती है कि अंदर क्या हुआ, पर फिर अपना दुखड़ा सुना देती है कि वो भी ज्यादा उदास है क्योंकि यांसी उसको कुछ बोल दी है। पर ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, वो खुद को संभाल लेगी। अरे भाई, जब संभाल ही लेगी तो ये सब बकवास करेगी उसके सामने। पर खैर जो भी है वो उसको कहती है कि ठीक है तुम जाके अपना काम करो। हाँ, पर इस टाइम पे वो उसको जरूर बोल देता है कि ऑफिस में हम दोनों थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, यही अच्छा रहेगा। अब इस टाइम पे तो वो कह देती है कि ठीक है, पर वो शांत रहने वाली थोड़ी थी। वो सभी लोग को अपने शादी का कार्ड बांटना शुरू कर देती है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ से इग्नोर करती है। वो बाहर निकल जाती है तो वो भी पीछे पीछे आती है ऑब्वियसली उसको शादी का कार्ड पकड़ाने के लिए। ये देख के वो कहती है कि तुम दोनों को शादी करने का हिम्मत भी हो गया। वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये टाइम सही नहीं है, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर इस टाइम तक जुनतिंग आता है तो वो कार्ड उसको पकड़ा देती है, जिसपे वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस कैजुअली कर रहे, फ्रेंड्स फैमिली इन सब के साथ खाना
खाना और कुछ नहीं। वो कहती है तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, मुझे क्यों बता रहे हो। इस पॉइंट पे शेंगमिंग का कार आता है और वो उसको कार में बैठने के लिए कहते हैं, जिसपे वो कह देती है उन लोगों की मैं तुम लोग की शादी में नहीं आऊंगी और निकल जाती है वहाँ से। पर हाँ, इस टाइप पे शेंगमिंग उसको याद जरूर दिला देते हैं कि वो उसको क्या समझाए हैं। इधर वो ऐसे ना यांसी को दिख ही जा रहा था जिससे उस वांग को बहुत ज्यादा जलन हो रहा था, तो वो यांसी के खिलाफ फिर से जुनतिंग को बोलना चाह रही थी, पर वो उसी पे गरमा जाता है कि ये सब क्या है, कार्ड क्यों दे रही थी उसको, मतलब शादी हम लोग कब करने वाले हैं। वो कहती है ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी ना, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको फोर्स कर रही है करने के लिए, पर तुम मुझे क्या समझ के रखे हो। मैं अपने होने वाले हस्बैंड को उसकी एक्स वाइफ को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तुम उसके सामने बोलती है कि हम बस कैजुअली कर रहे हैं, तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचते क्या। अब लो, वो उसी से माफी मांगना शुरू कर देता है। इधर वो दोनों बातें करते हैं। वो शेंगमिंग को कहती है उसके मैटर से दूर रहने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी पचड़ा में पड़े, क्योंकि इतना आइडिया तो उसको हो चुका था कि ज़्वांग खाली नहीं बैठेगी, वो कुछ जरूर करेगी। पर वो कहते हैं कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब इस पॉइंट पे तो वो कुछ नहीं बोलती। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। अगला प्रोजेक्ट का डिटेल सभी को दिया जा रहा था और जिसमें पता चलता है कि यूएनशन रॉ मटेरियल बेस के पास जाना है सबको, तो वो थोड़ा सा रिमोट जगह है। तो ठीक है, फिर रिमोट जगह है, फिर भी काम तो करना पड़ेगा ना, तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। जब काम खत्म करके रिटर्न हो रहा था तब कंपनी से एक ही कार आता है, क्योंकि एक ही कार बचा हुआ था। अब इतनी सारी लड़कियां थी तो सब लोग के बैठने के बाद एक बच जाती है और वो ऑब्वियसली हमारी यांशी होती है। तो ज़्वांग उसको कहती है कि होटल ये कार उन लोग को पहुंचा देगा ना, तो उसके बाद ये कार फिर से आ जाएगा उसको लेने के लिए। तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग को पहुंचा देता है। तो वहाँ पहुंचने के बाद बाकी सारी लड़कियां तो चली जाती है, पर ज़्वांग रुक जाती है उस ड्राइवर को ये कहने के लिए कि जो उसकी कलीग है ना, यानी कि यासिन, उसको गाड़ी मिल चुका है तो वापस से जाने का कोई जरूरत नहीं है। इधर बेचारी यासिन वेट कर करके परेशान हुई जा रही थी, कॉल भी ट्राई कर रही थी पर कॉल लग नहीं रहा था। तो वो समझ जाती है कि जो भी की है वो सांग करी है। तो वो कॉल करती है शेमिंग को, बताती है कि वो ऐसे अकेले खड़ी है और बाकी लोग जा चुके हैं, कार आने वाला था उसको लेने के लिए पर अभी तक आया नहीं है। अब वहाँ पे ना कोई गाड़ी है, कुछ भी नहीं, फैक्ट्री भी बंद हो चुका है, वो जाए कहाँ, और उसका फोन भी बंद होने वाला है। अब ये सुन के तो वो फटाफट से निकलते हैं, पर हाँ अपने असिस्टेंट को कह भी देते हैं कि वहाँ पे कार्स का क्या अरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वैसे वो पहले जाके जुनतिंग को बहुत ही सुनाते हैं, क्योंकि उसके फियांसे थी ना सांग, और उसकी वजह से यांसी को अगर कुछ भी होगा ना तो वो छोड़ेंगे नहीं उसको। और उसको खुद ही कहते हैं कि सांग को कॉल करके पूछो कि वो क्या करी है। अब ये तो वो कर ही लेगा फिलहाल यांसी के लिए, उसको भी टेंशन हो जाता है तो वो भी उनके साथ निकलता है। और रास्ते में वो सांग को कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ था उस टाइम पे, ड्राइवर गया क्यों नहीं यांसी को लाने के लिए। वो कहती है मैं नहीं जानती इस बारे में, मैंने तो ड्राइवर को बोल दिया था उसको पिकअप करने के लिए, हो सकता है कि वो मिली नहीं होगी ड्राइवर को। पर ये सच नहीं था, जो कि शेंगमिंग अच्छे से जानते थे, तो वो भी फोन लेके उसको वार्न कर देते हैं। पर ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था यासिन को, वो वेट कर रही थी और वो दोनों थोड़ी देर में पहुंच भी जाते हैं। वैसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि शेंगमिंग कितना ज्यादा वरीड है उसके लिए। वैसे उस टाइम पे वो सारी लड़कियां भी आ जाती है वहाँ पे और वो आके फिर से एक ही राग अपना शुरू कर देती है कि वो तो ड्राइवर को बोली थी उसको पिकअप करने के लिए, तो हो सकता है कि ड्राइवर रास्ता भटक गया होगा। पर शेंगमिंग कहती है कि मुंह बंद रखो, क्योंकि वो पता कर चुके थे कि वो ड्राइवर को क्या बोली है। हाँ, जुनतिंग को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी उससे क्वेश्चन करता है और वो एक्सप्लेन करना चाहती थी फिर से कोई बकवास, पर बिना कोई आर्गुमेंट किए शेंगमिंग सीधे उसको फायर करते हैं। और बाकी सारे लोग को भी रिपोर्ट करना चाहिए था, हालांकि उनको नहीं पता कि उन लोग को भी नहीं पता था, पर उन लोगों का भी ईयर एंड बोनस डिडक्ट कर दिया जाता है। बेचारी ज़ांग बहुत समझाने की कोशिश करती है यानसिन को कि उसके लिए ये जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कुछ बोले उसके लिए, पर वो क्यों बोलेगी, जो गलत है वो है। वो चली जाती है शेंगमिंग के साथ, पर इतना जरूर था कि ज़ांग कुछ तो बड़ा करेगी। अब इधर वो दोनों जाते रहते हैं तो वो उससे माफी मांगती है इतना रात में उनको परेशान करने के लिए, पर वो कहते हैं कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा फोन डेड होने से पहले तुम मुझे कॉल की, इसका मतलब तुम मुझ पे विश्वास करती हो, तो चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो ना तुम्हारे साथ, तुम सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करोगी। तो ठीक है, वो तो जरूर करेगी, उसको अच्छा लगता है ये सुन के। इधर वो आके ज़ांग पे बरसता है, वो जो भी की थी उससे क्वेश्चन पूछता है कि वो ऐसा क्यों करी, अगर यासिन को कुछ भी हो जाता ना तो नतीजा बहुत बुरा होता। वो कहती है मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, पर मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं नहीं देख सकती तुम दोनों को एक साथ। हाँ, वो कहता है कि पर तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती, पर वो उसको बार बार कह रही थी उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए, रोने भी लगती है। तो वो कहता है ठीक है रो मत, पर ऐसा कुछ करना मत। इधर वो उसको उसके घर पहुंचा देते हैं। वैसे उसको भूख लगा था तो वो खुद ही कहते हैं कि तुम नहाने चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। पर जब वो नहा के आती है तो नूडल्स तो वो बना दिए थे, पर वो सो भी चुके थे, थकावट तो उनको भी होता है ना, पर वो उनको कंबल वम्बल जरूर उड़ा दी थी। अब उसको याद था कि नेक्स्ट डे उनका बर्थडे है, तो नेक्स्ट डे जब वो सो के उठते तो माँ बेटे दोनों उनके लिए सरप्राइज करके रख रखे थे। बच्चा के पास जितना भी पॉकेट मनी था ना, उससे उसको जो समझ में आया वो अपने अंकल शेमिंग के लिए गिफ्ट खरीद के लाया था। और यांसी भी वैसे अपने हाथों से उनके लिए केक बनाई थी। हाँ, उसको बनाने नहीं आता है, थोड़ा सा अपीयरेंस बुरा था, पर मेहनत सच्चा था। ये देख के उनका याद आता है उनका बचपन वाला बर्थडे। उनकी माँ के पास टाइम नहीं होता था उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो केक वगैरह मंगा देती थी, महंगा महंगा गिफ्ट्स भी रख जाती थी, पर खुद कभी नहीं होती थी। और उस टाइम से वो अपना बर्थडे कभी भी नहीं मनाते थे, पर आज वो बर्थडे मनाते हैं। कोई उनके लिए इतना एफर्ट किया था तो मनाना तो बनता है। विश मांगते, केक खाते हैं, उनको तो अच्छा ही लगा था। पर
जब वो खुद खाती है तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा मीठा है। पर ठीक है ना, सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और इस मोमेंट पे उनको बहुत बड़ा चीज रियलाइज होता है, और वो ये कि हमेशा से उनको लगता था कि परफेक्शन ही सब कुछ है, परफेक्शन की वजह से ही वो खुश रह पाएंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं। उनकी खुशी से और किसी चीज का परफेक्ट होने में कोई कनेक्शन नहीं है। वो ये जैसा केक उनको समझा दिया था। इधर हम सांग को देखते हैं जो कोई ईमेल तो किसी को सेंड करती है। अब उसमें वो क्या लिखी थी ये तो नहीं पता, पर ऑब्वियस सी बात है वो यान्सी के ही अगेंस्ट कुछ लिखी होगी। इधर हम शेंगमिंग को देखते हैं। वो यान्सी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे थे जिसके इंचार्ज वो रहेगी। उसको सिंगल हेडेडली सब कुछ मैनेज करना है, पर ये प्रोजेक्ट 2 दिन बाद लॉन्च होने वाला था, तो उसके पास 2 दिन टाइम है सब कुछ देख लेने के लिए कि क्या है क्या नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये तो वो जरूर करेगी, पर अचानक से उसका एचआर अपने केबिन में बुलाता है उसको। वो जाती है तो पता चलता है कि उन लोगों के खिलाफ किसी का मेल आया है। किसका है वो नहीं पता, पर मेल में ये लिखा है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और वो भी शेंगमिंग से। उसको बिना कुछ करे प्रोजेक्ट मिल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कुछ रिश्ता है शेंगमिंग के साथ, इसीलिए वो उसका हेल्प कर रहे हैं प्रोजेक्ट देने में, उसका पोजीशन बढ़ाने में। अब ये सरासर झूठ था क्योंकि वो जो भी पा रही थी ना वो अपनी मेहनत से पा रही थी, पर ऐसा बोलने से कुछ भी नहीं होगा। उसको एविडेंस देना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि ये प्रूफ हो पाए कि वो जो भी कर रही है वो अपनी मेहनत से कर रही है। अदरवाइज उसको इस कंपनी से निकाला भी जा सकता है। अब नाम बदनाम तो शेंगमिंग का भी हुआ था, तो शेंगमिंग चाहते हैं उससे मिलने के लिए। हाँ, वो उससे माफी मांगती है, पर वो कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेट करवाता हूँ कि ये मेल कौन भेजा है, पर नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तब वो कहती है कि मैं सब कुछ खुद हैंडल करना चाहती हूँ। वो तो जानती थी कि ये सब कुछ सांग की है, तो इस बार तो उसको सब कुछ का हिसाब बराबर करना था, पर अगर वो ये चीज प्रूव नहीं करेगी ना तो उसके पीठ पीछे सब बातें बनाएंगे कि सब कुछ उसको सेमिंग की वजह से ही मिल रहा है। और वैसे उसको ये प्रोजेक्ट भी अपने हाथ से मिस नहीं करना था, तो उसके पास बस 48 घंटा था अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। तो वो लग जाती है इस काम पे, रात भर ऑफिस में ही रहती है, सांग के बारे में पता करते रहती है। पहले तो ये फाइंड आउट करती है कि वो इस कंपनी में आई कैसे, क्योंकि इस कंपनी में जॉब पाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वो एक ट्यूटर थी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था काम का। तो उसको पता चल जाता है कि इस कंपनी में वो कोई फॉर्मल प्रोसीजर से नहीं आई है, क्योंकि वो इंटरव्यू में पास नहीं कर पाई थी। तो वो जाके एचआर को कन्फ्रंट करती है, जिसपे वो कहता है कि मैंने तो कहा है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, पर डायरेक्टर डू ने मुझे फोर्स किया था उसको काम पे रखने के लिए। अब डायरेक्टर डू मतलब जुनतिंग, वैसे वो सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी, और साथ में वो ये भी पता लगाती है कि कौन से आईपी एड्रेस से वो ईमेल गया है और किस लोकेशन से, तो उसको पता चल जाता है। तो वो जाती है उस जगह पे। वो कहती है कि कुछ देर पहले मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ पे एक कंप्यूटर यूज करने के लिए, तो वहाँ पे अपना यूएसबी ड्राइव छोड़ दी, तो मैं देख सकती हूँ सीसीटीवी कैमरा, जिससे मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ छोड़ी है। अब ये तो बस बहाना था, उसको तो एक्चुअल में सांग का फोटो खींचना था कि सारा कांड करते हुए। अब एविडेंस तो मिल ही गया था और 47 आवर्स हो भी चुका था, बस 1 घंटा बाकी था उसके पास। तो वो सांग को बुलाती है, उससे डायरेक्टली पूछती है कि ये कंप्लेंट लेटर वो कंपनी में भेजी है। वो कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो जुनतिंग की वजह से, पर मैं सच में चाहती हूँ कि तुम अच्छी रहो। वो कहती है चाहती हूँ मतलब क्या होता है, तुम मेरे हस्बैंड को छीन ली, मेरा जॉब बर्बाद करना चाह रही हो, तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो। पहली बार मैंने तुम्हें जॉब दिया था, मैंने हमेशा तुम्हें अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, पर तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। अब इतना पे भी वो मानने के लिए इनकार करती है, तो वो सीधे उसको फुटेज दिखाती है। तो अब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि मैंने बहुत मेहनत किया है, मैं हमेशा से अपने बच्चे के लिए एक अच्छा पापा चाहती थी, मुझे अच्छा लाइफ जीने का कोई हक नहीं है क्या। वो कहती है तो इसका क्या मतलब, तुम मेरा घर बर्बाद कर दोगी, मेरा जॉब बर्बाद कर दोगी। वो कहती है तो और मैं क्या करती, तुम्हारे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अब ठीक है, इतना बोलती तो है, पर माफी भी मांगती है उसका लाइफ बर्बाद करने के लिए, पर साथ में उसे क्वेश्चन भी करती है कि तुम्हारा जिंदगी इतना अच्छा क्यों है और मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। यान्सी कहती है मेरे पास जो भी है ना मैंने 10 सालों में कमाया था, पर मेरे पास भी क्या है, 10 साल मैंने जिससे प्यार किया वो एक पल में मुझे चीट कर दिया, और मेरे 10 साल का मेहनत का फल तुम खा रही हो, तो और मैं क्या दे दूं तुमको। अब इसी बात पे दोनों बहस कर रही थी, पर हाँ वो अच्छे से एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो सब कुछ जानबूझ के की है। तो ठीक है, ये बहस तो होता ही है, पर वो कहती है कि मैं सारा एविडेंस मतलब उसका जो फुटेज था वो जुनतिंग और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाऊंगी। वो बहुत मना करती है, पर वो सोच लेती तो दिखाएगी ही, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर रही थी। तो भागते दौड़ते टाइम के पहले पहुंच जाती है, और एविडेंस दिखाने पे पता चलता है कि वो इनोसेंट प्रूफ हो चुकी है। सिर्फ वो ही नहीं, सेमिंग भी, और ये सब कुछ सोचा समझा साजिश था। तो वो जो प्रोजेक्ट पे काम करने वाली थी वो उसको दे दिया जाता है, और बात रहा डायरेक्टर डू का तो उसको डिमोट कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया ना सांग को जॉब दिलवा के। अब ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो घर जाता है, सांग से पूछता है कि वो ये सब क्यों की। अब उसको तो नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, पर फिर भी कहती है कि यहाँ से तुमसे कुछ कही है क्या, जो भी फोटो दिखाई है ना, जो भी वीडियो दिखाई है वो सब आज एआई से हो जाता है। कहता है पर मैंने तो किसी वीडियो के बारे में बात ही नहीं किया तुमसे। बेचारा का 12 साल का मेहनत बर्बाद हो चुका था।
हाँ वो कहती है कि मैं चाहती हूँ उससे माफी मांगने, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं इसका कोई जरूरत नहीं था। वो कहता है कि तुम जाओ घर, मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे अपना रिश्ता अच्छा करो। तो उसको ऐसा ही करना पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर जुनती के पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे, वो उसको बुरा भला सुनाते भी है और साथ में कहते भी है कि उसका तो खुद का जॉब चला गया, पर उसी की वजह से उनका बेटा भी डिमोट हो गया, और साथ में उनका अपना पोता वो भी तो अब उसके पास नहीं आ पा रहा है, ना सिर्फ उस लड़की की वजह से। और वैसे उसका नाटक और कुछ नहीं सुनना था उसके पेरेंट्स को। वो कहते हैं कि जाओ अपने रूम में रोना धोना करना है तो करती रहो, हमारे पास ये सब नाटक मत करो। पर नहीं, वो रूम में जाती है, पर रोने के लिए नहीं जाती, वो अपनी बेटी को सिखाने के लिए जाती है। वो कहती है कि जब तुम्हारे पापा आए ना तो उनको जाके कहना कि दादी तुमको बहुत भला बुरा सुनाई है, दादी हम दोनों को निकालने की भी बात कर रही है। अब बच्ची ये सब बोलना नहीं चाहती थी, पर वो फिर भी फोर्सफुली बच्ची से बुलवाती है। थोड़ी देर में जुनतिंग आ जाता है और वैसे ही बच्ची जाती है। ये सारी बातें जुनतिंग को कहती है। वो कहती है कि आप प्लीज बोलिएगा दादी माँ को कि हमें घर से ना निकाले, मैं बहुत अच्छी बच्ची बन जाऊंगी। हाँ, ड्रामा करने के लिए तो जान कहती है कि मैंने मना किया था ना पापा को ये सब बोलने के लिए। अब इस बात पे वो अपनी माँ से क्वेश्चन करता है कि बच्ची को ऐसे कैसे आप बोल दिए, पर बच्ची आके कहती है कि तुम समझा रही हो ना इसको, ये नन्ही से जान इसको ये सब समझ में नहीं आता है। इस बात में वो बच्ची से पूछता है कि सच में दादी तुमको घर से निकालने का बात किया क्या। बच्ची बहुत घबरा जाती है, वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, आगे कोई बात नहीं होता। वो अपने बच्ची को लेकर रूम में जाती है, पर उसको बहुत डांटती है कि इतना छोटा मोटा बात उसको याद नहीं रहता क्या, बस उसको रोना आता है। बच्ची कहती है पर दादा दादी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं मेरे साथ, में कैसे बोल दूं ये सब। वो कहती है ये सब बकवास बंद करो, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी ना तो वो अपने पेरेंट्स को घर से बाहर नहीं निकालेगा, तो हम कैसे रहेंगे। अब शायद वो रहने वाली थी भी नहीं इस घर में, क्योंकि ये सारी बात जुनतिंग सुन लेता है। वो समझ चुका था कि वो अपनी बच्ची को यूज कर रही है माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ने के लिए। उसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये कैसी लड़की है, वो किस लड़की के चक्कर में फंस गया। हाँ, सांग अपनी बच्ची को बोलने के लिए कह रही थी कि कुछ तो बोलो अपने पापा को, पर बच्ची कहती है कि ये मेरे पापा नहीं है, तो मुझे हर चीज के लिए फोर्स मत कीजिए। इतना बोल के बच्ची भाग जाती है। तो इसका क्या मतलब, वो पापा जबरदस्ती बुलवा रही थी अपनी बच्ची से, और अब जाके उसको बहुत रिग्रेट होता है कि वो कैसे यानसिन को धोखा दे दिया इस लड़की के लिए। पर जो था सो था, वो उसे ब्रेकअप करने की बात करता है। शादी अभी हुआ नहीं था तो ब्रेकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर जो था सो था। तो अब घर से जाने लगती है, तभी वहाँ पे ऑफिसर आते हैं, क्योंकि शिंगमिंग ऑफिशियली सू किए थे उसको डिफेम करने के लिए। इस टाइम पे उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका था, इनफैक्ट जुनतिंग का साथ भी। हाँ, उसकी बच्ची को वो देख लेगा, पर उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, उसको नहीं बचाएगा वो। तो अब ये सब होने के बाद उसको याद आती है यानसिन अपना बच्चा। तो बच्चा के लिए वो गेम लेके आया था, खाना वगैरह भी लेके आया था, पर बच्चा को अब उसका जरूरत नहीं था, क्योंकि शिंगमिंग कल उसको बहुत अच्छा गेम दे चुके थे। और वैसे उस खाना का भी कोई नीड नहीं था, क्योंकि उन लोग का अपना प्लान था। तो प्लान क्या था, तो शिंगमिंग आ जाते हैं, वो भी खाना लेके ही आए थे उन लोग के लिए। और बच्चा भी शिंगमिंग को देख के बहुत ज्यादा खुश होता था। वैसे शिंगमिंग पूछ लेते हैं जुनतिंग से कि तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे क्या, पर नहीं, वो नहीं करता है। वो सब कुछ रख देता है और चला जाता है वहाँ से। उसको समझ में आ चुका था कि वो अपना अच्छा खासा जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तो घर जाके बस पहले का वीडियोस देखता है, जब वो और उसकी वाइफ साथ में थे, बच्चे भी थे, हर एक मोमेंट याद करता है। बस उसके पास तो उसके खुशी का बस यही जरिया था। हाँ, बहुत ज्यादा अफसोस होता है उसको, पर इस अफसोस का कोई काम नहीं था, कोई फायदा नहीं था इस अफसोस का। अब वो अपने आप में कितना भी बोले कि वो गलत था, उसको ऐसे अपना 10 साल का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, पर सुनने वाला कोई नहीं था उसके पास, और न इस गलती को सुधारने का कोई गुंजाइश था उसके पास। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस दिन जिस दिन प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका था। सब लोग मिलकर इसके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, और देख के भी ऐसा ही लग रहा था कि यानसी से ज्यादा कुछ तो शेमिंग है। ये चीज वो भी नोटिस करती है। हाँ, उसको इसका रीजन समझ में नहीं आता, पर फिलहाल उसको रेस्टरूम जाना था तो वो जाने लगती है। पर बीच में उसका एक्स उसको रोकता है, कांग्रेचुलेट करता है इतने अच्छे से प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, और ये भी कहता है कि उसको तो पता ही नहीं था कि वो इतनी टैलेंटेड है। जिसपे वो कहती है कि ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे डिवोर्स के लिए इंसिस्ट नहीं करते तो मुझे भी पता नहीं चलता कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, इस टाइम पे वो उससे कहता है कि मैं गलत था और हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है अब, पर ये तो उसका प्राइवेट मैटर है ना, वो जान के क्या करेगी, और वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। इस बात को क्लियर करके वो चली जाती है। अब ये सारी चीजें शिंगमिंग भी देख रहे थे, तो वो जाते हैं जुनतिंग के पास। वो कहते हैं कि मैंने सुना तुम स्वांग से ब्रेकअप कर लिए हो। इस पॉइंट पे वो हाँ या ना ये नहीं कहता, वो अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो 10 सालों से घर में रही है, बाहर क्या चल रहा था उसको पता नहीं है। मुझे लगा कि वो बस घर का काम संभाल सकती है, पर आज जब उसका कामयाबी देख रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो घर पे इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो मुझसे बेकार थी काम करने में, उसको काम बाहर का नहीं आता था, इसलिए वो घर पे नहीं थी। वो तो मुझे फैमिली मानती थी, बस फैमिली के लिए अपना टाइम घर पे देती थी। तो ये तो अच्छी बात है कि उसको अपना गलती समझ में आ गया। वैसे शिंगमिंग भी उसको कहते हैं कि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अच्छे हस्बैंड बनने का नाटक करते रहो और उसको घर में कैद कर दो। प्यार करने का ये मतलब होता है कि उसको आजाद छोड़ दो, उसको अपनी जिंदगी में जो अचीव करना है वो कर पाए, तुम बस सपोर्ट करो। तो ठीक है, फाइनली उसको सच समझ में आ चुका था, पर अब वो इस कंपनी में काम करना नहीं चाहता था। तो वो शिंगमिंग
शेंगमिंग से कहता है कि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर नेक्स्ट वीक सबमिट कर दूंगा, तो आई होप आप अप्रूव कर देंगे। अब वो कर ही देंगे, पर अब शेंगमिंग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। वो आज बहुत खुश थे। बेचारी यान्सी वो भी देखती ही रह जाती है। उसको लगता है कि आदमी ड्रिंक करने के बाद कितना चेंज हो जाता है। वैसे ठीक है, घर लेके आती है संभाल के। अब ड्रंक है तो वैसा ही बिहेव करेंगे ना। वो थोड़ा सा पानी वानी लाके देती है, पीते तो है पर फिर उसके गोद में सो जाते हैं। पर ऐसा नहीं था कि नींद से सोए थे। फिर उठ के उसको कहते हैं कि तुमको अभी तक नहीं पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब उसको लग रहा था कि वो ड्रंक है तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे, पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं नशा में नहीं हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा गधा था, मैं तुम्हें नहीं बोल पाया, पर ग्रेजुएशन के 2 साल बाद कौन शादी कर लेता है। वो अपने फीलिंग्स उसको बता रहे थे कि 10 साल तक वो उसको कितना मिस किए हैं। उनको इस 10 साल में बहुत अफसोस हुआ है कि क्यों वो उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए उस दिन। हाँ, जब 10 साल बाद वो उसको देखे ना तो वो खुश थे। हालांकि जब उनको एक्चुअल पता चला उसका हालत, तो इस बात का गम उनको था, पर वो मिल गई उनको इस बात का खुशी भी था। कि सब सुन के वो रोने लगती है तो वो उसका आंसू पोंछते हैं और फिर उसकी गोद में सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो वो पूछती है कि तुमको याद है रात में तुम क्या बोल रहे थे। अब शायद उनको नहीं याद हो या फिर वो नाटक कर रहे हो याद ना होने का, पर जो भी था वो उस टाइम भागते हैं ऑफिस के लिए। पर ऐसे भागने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो नेक्स्ट डे वो उसको अपने घर पे बुलाते हैं। वो उसको कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, पर मैंने जो भी कहा था ना सब सच कहा था। तुम हमेशा मुझे थैंक यू बोलते रहती हो ना, पर एक्चुअली में मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। मेरे जिंदगी में हमेशा वही सब था, अच्छा ग्रेड, सब कुछ परफेक्ट होना, सब कुछ टाइमली होना। पर जब तुम मेरी जिंदगी में आई ना तो जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया ही चेंज हो गया। कितना भी उदास टाइम पे वो स्वीट खाना या फिर मेरे बर्थडे के दिन तुम्हारा वो अगली केक बनाना, और उनको उनके बर्थडे वाले दिन ही तो रियलाइज हुआ था कि घर किसे कहते हैं। तो इस बार वो अपने पूरे होश में उससे अपना प्यार कन्फेस करते हैं। वो उसको बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या वो उनको एक चांस देगी। अब वैसे वो एक डिवोर्स लेडी है और साथ में एक बच्चा भी है। हाँ, उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो क्वेश्चन वो उससे किए हैं, इस सेम क्वेश्चन का हकदार तो उसका बच्चा भी है ना, क्योंकि बच्चा भी तो अपनी माँ के साथ रहेगा ना। तो हाँ, इसका आंसर उनके पास था। वो तो बच्चे का रूम भी प्रिपेयर करके रखे थे उसी दिन से जिस दिन वो उससे मिले थे। और वैसे वहाँ पे वही ज्वेलरी था जो वो उसी की शॉप से खरीदे थे, क्योंकि उनके जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यान्सी है। तो उसके अलावा और वो किसके लिए ही ज्वेलरी खरीदेंगे। अब ये सब सुन के थोड़ा इमोशनल तो होती है, पर ठीक है, वो उनके साथ रिश्ता शुरू करने के लिए रेडी थी। तो वो तीनों यान्सी के पेरेंट्स के पास आते हैं। पेरेंट्स से भी तो परमिशन चाहिए ही ना, मतलब परमिशन ना सही एटलीस्ट बताएगी तो सब लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं। उन लोग को कोई दिक्कत नहीं था शेंगमिंग से, क्योंकि उन लोग को समझ में आ रहा था कि शेंगमिंग बहुत ही ज्यादा चाहते हैं उनकी बेटी को, और इससे ज्यादा उनकी बेटी को और क्या ही चाहिए। पर हाँ, पापा शेंगमिंग को कहते हैं कि उनकी बेटी का एक बार डिवोर्स हो चुका है। वो अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं। वो अपना वल्नरेबिलिटी किसी को भी नहीं बताती है, पर तकलीफ तो उसको भी होता है ना, तो उसके तकलीफ का खास ख्याल रखे शेंगमिंग। अब ये तो वो ऑब्वियसली करेंगे। इतना साल वो उसको मिस किए हैं, तो फाइनली जब वो उनको मिलेगी तो वो उसको कुछ भी होने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। तो अब ठीक है, इससे ज्यादा खुशी का बात और क्या ही होगा। पूरा फैमिली साथ मिलकर डम्पलिंग्स बनाने लगता है। पर तभी उनको किसी का मैसेज आता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना डेट कैसे करने लगे किसी को। ये ऑब्वियसली उनकी माँ का मैसेज था। वो यान्सी को लेके जाते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, पर उनकी माँ को यान्सी से नहीं मिलना था। वो पहले अपने बेटे को किचन में बुलाती है। वो जाते हैं तो वो सीधे बरस पड़ती है कि ये तुम अपनी पार्टनर चूज किए हो, एक डिवोर्स लड़की जिसका एक बच्चा भी है। वो अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो खुद विक्टिम है, ये काफी अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है। पर नहीं, उसकी माँ को ये नहीं समझना था, क्योंकि उसका शादी टूटा था ना, तो गलती तो उसी का होगा। उसको शादी मैनेज करना ही नहीं आया होगा। और बात ये भी कि वो अपने बेटे को इतना ज्यादा डिसिप्लिन इसलिए तो नहीं बनाई ना कि वो किसी और के बच्चे को संभाले, ऐसे लड़की से शादी करे। पर 100 बात की एक बात, वो उससे प्यार करते हैं, और चाहे उनकी माँ माने या न माने वो उसी से शादी करेंगे। तो इतना बात होने के बाद वो सीधे उसको लेके उस घर से निकल जाते हैं। पर ऐसे ही माँ थोड़ी ना जाने देने वाली थी। वो बुलाती है यान्सी को मिलने के लिए। वो इनडायरेक्टली यान्सी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उनके बेटे के लिए सही नहीं है, उनका बेटा बच्चे से ही परफेक्ट है। तो ऐसी लड़की जिसका शादी टूटा हो, जिसके अंदर इतना फ्लॉ हो, उससे शादी करना उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है। वो कहती है कि आपको पता है आपका बच्चा हमेशा टॉप स्कोर क्यों करता था बचपन में। वो कहती है हाँ, क्योंकि वो चाहता था। वो कहती है नहीं, वो नहीं चाहता था ऐसा। आप उसको हर कुछ परफेक्ट करने के लिए कहती थी, इसीलिए वो गलती कर ही नहीं सकता था। वो डरता था कि अगर वो सब कुछ परफेक्ट नहीं करेगा ना तो वो कुछ खो देगा, और इसीलिए उसके मन में ये बात बैठ गया था कि जब वो हर चीज में परफेक्ट होगा सिर्फ तभी उसको प्यार मिलेगा, किसी का साथ मिलेगा। हाँ, माँ कहती है कि मैंने सब कुछ उसके भलाई के लिए किया है, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती ना तो आज वो जहाँ पे है वहाँ नहीं होता। वो कहती है आप कभी उसका बर्थडे मनाई है क्या। वो कहे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं रहता था बचपन में, तो मैं हमेशा सब कुछ का अरेंजमेंट कर देती थी पर खुद नहीं होती थी, तो फिर वो भी नहीं मनाता था। इस पे वो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं कि वो मनाना चाहता नहीं था, वो और कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता था आपसे। और इतना तो ठीक है, पर साथ में वो ये भी बताती है कि वो और उसका बेटा मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किए थे शेंगमिंग का। हाँ, पहली बार वो केक बनाना सीखी थी। प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा बेकार था, पर फिर भी वो केक टेस्ट किए, वो खाए केक को। वो उनकी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आपके बेटे को ना प्यार नहीं मिला है, वो प्यार का भूखा है। भले वो आपके मुंह पे जो बोल दे कि उसको मतलब नहीं है आपके अप्रूवल से, पर उसको मतलब है, और सबसे ज्यादा मतलब है आपके अप्रूवल से।
वो कहती है मैंने शेंगमिंग से सुना है कि आप दोनों माँ बेटे का एक भी फोटो नहीं है साथ में, तो इसीलिए वो एक ओल्ड फैशन फोटो स्टूडियो में अपॉइंटमेंट कर दी है उन दोनों का, तो अगर वो आए अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, उनके बेटे का चिंता उनको नहीं करना होगा क्योंकि वो ले आएगी शेंगमिंग को। माँ कहती है तुम जानती हो कि मैं फिर भी अप्रूव नहीं करूंगी तुमको, तो तुम क्यों कर रही हो ये सारी चीजें। वो कहती है कि फैमिली में ना सभी को देखना पड़ता है, किसमें क्या कमी है, कौन क्या चाहता है, किसके एफर्ट को कैसे रिवॉर्ड देना है, सब जरूरी होता है, वरना फैमिली तो होता ही नहीं। तो ठीक है, इतना बात खत्म करके वो तो चली जाती है। वो अपने कहे मुताबिक शेमिंग को उस फोटो स्टूडियो में ले भी आती है। वो लोग काफी वेट भी कर रहे थे। शेमिंग को तो पूरा भरोसा था कि उनकी माँ नहीं आएगी, उनकी माँ के पास फालतू टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि ऐसे काम तो उनको फालतू ही लगते थे, पर ऐसा कुछ नहीं था, माँ आती है। हाँ, उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था पर खुशी भी उतना ही था। तब वो लोग का फोटोज खींचना शुरू होता है। दोनों पहली बार तो बहुत ही ज्यादा दूर थे, वो अपनी माँ से इतना दूर खड़े थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो उनकी माँ है, पर कोई बात नहीं, यांसी थी ना, वो उनका पोज थोड़ा सा ठीक करती है तो फोटो खिंचाता भी है। और इस पॉइंट पे शेमिंग की माँ खुद से उसको अपने फैमिली फोटो में इंक्लूड करती है, उसको भी बोलती है साथ में फोटो खिंचवाने के लिए। अब इसका क्या मतलब, वो उन दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर दी क्या, अब ये तो शायद पता नहीं, पर हाँ वो आती है और बहुत खुश होकर वो तीनों फोटो खिंचाते हैं। शेमिंग भी बहुत खुश थे। तो ये सब होने के बाद रात में वो खाना का प्रिपरेशन देख रहे थे। इस टाइम पे पूरा फैमिली आता है एक बहुत प्यारे से केक के साथ। हाँ, आज उनका बर्थडे नहीं था, पर अगर दिल हो तो सेलिब्रेट करने के लिए कोई दिन चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी आज उनका लूनर बर्थडे था। वैसे इस बार का केक देख के भी वो थोड़ा सा खुश होते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है उसका स्किल, पर तब उनको बताया जाता है कि ये केक यांसी नहीं बनाई है, उनकी माँ बनाई है अपने हाथों से, और पहली बार नहीं बनाई है, 2-3 बार प्रैक्टिस करी थी, फिर ये रिजल्ट आया है। अब उनकी माँ बनाई है ये केक, ये जान के उनको बहुत खुशी होता है। वैसे माँ भी कहती है कि मुझे पता चला कि मेरे बेटे को क्या नहीं मिला है, मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, बस प्यार नहीं, तो अपने बेटे के लिए इतना एफर्ट तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब ठीक है, ये सब बात तो चलता रहेगा, पर बच्चा कहता है कैंडल बुताने के लिए, केक पिघल रहा था तो वो झट से कैंडल बुता देते, इस बार कोई विश नहीं मांगते, जिसके लिए उनको टोकते भी है यांसी। पर वो कहते हैं कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, तो अब क्या मुझे पूरा करवाना है जिसका मैं विश मांगू। तो ठीक है, एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाए। तो वो लोग फोटो खींचते भी है और पोस्ट भी कर देते हैं, और ये फोटो चुनतिंग देखता है, पर वो भी अपने जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुका था, बस उस फोटो को लाइक करता है और इसके अलावा और कुछ नहीं। इधर वो भी अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, तभी उसकी वही फ्रेंड आती है जिसको स्टार्टिंग में पता चला था कि उसका पति उसको चीट कर रहा है, तो वो भी सेम तरीका अपनाई थी, और इसकी वजह से उसको अच्छा खासा प्रॉपर्टी भी मिला था। हस्बैंड से तो डिवोर्स हो ही गया था और उससे वो गोल्ड खरीदी थी, तो ये गोल्ड वो उसको देती है गिफ्ट के तौर पे। तो ठीक है, वो अपनी फ्रेंड के लिए भी खुशी थी। अब वैसे वो काम के लिए बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, तो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड से मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था उसको। तो इस टाइम पे वो दोनों आते भी है और वो लोग साथ में खाना खाने का डिसाइड करते हैं। तो ये सब तो वो लोग करते रहेंगे, पर इस टाइम पे वो अपनी एक फीलिंग बताती है। वो कहती है कि वो बहुत लोगों से सुनी है कि एक लड़की का अच्छा किस्मत तब माना जाता है जब उसके लाइफ में एक बहुत अच्छा आदमी आए, पर उसको लगता था कि ये गलत है, क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि एक लड़की का अच्छा किस्मत तब होता है जब वो खुद की बेटर पर्सन बन पाती है, इस चीज का उसको मौका मिल पाता है। हाँ, और इस जर्नी में कोई ऐसा इंसान अगर मिलता है जो उसके इस सफर में उसके साथ चल पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर वो इंसान उसको पीछे खींचने वाला नहीं होना चाहिए। वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो उसको उड़ने से न रोके। तो वो उम्मीद करती है कि ऐसा मौका सभी को मिल पाए, सब अपने जिंदगी का दूसरा स्टार्ट कर पाए अगर वो चाहते हैं तो, क्योंकि कभी भी लेट नहीं होता इस चीज के लिए। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्यार मुझे दे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।